निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी बनाए, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक का स्थान अपने आसपास ही होना चाहिए, जिससे वे हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को निर्मल बना सके। भारत के संविधान का 19वां अनुच्छेद अभिव्यक्ति की मौलिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, एक महान संत की सीख है और एक संवैधानिक अधिकार। आज की राजनीति दोनों से ही वंचित है। नमस्कार, मैं हूं रेखा पचौरी और आप देख रहे हैं द वायर द्वारा प्रस्तुत वीडियो सीरीज शासन। आज का हमारा वीडियो शीर्षक है अधीनता। इतिहास हो चुके औरंगजेब पर टिप्पणी और बहस का दौर जारी है। इस चर्चा का रूप इतना अधिक बढ़ गया कि समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से औरंगजेब पर की गई अपनी टिप्पणी की वजह से निष्कासित भी कर दिया गया। ये बहस एक चलचित्र के आने के बाद प्रारंभ हुई। अब चूंकि इतिहास में पीछे जाने का दौर चल रहा है, इसलिए आम लोगों की भलाई के वादे इरादे को लेकर कुछ दशक पीछे चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक 10 अंकीय फ्रीडम चार्टर या कहें एक विशेष स्वतंत्रता घोषणा पत्र बनाया था, जिसमें उन्होंने भरोसा दिलाया था कि वे केवल 10 सालों में वो कर दिखाएंगे जो पिछले 50 सालों में नहीं हुआ। इसमें पूर्ण साक्षरता का वादा था, सभी जातियों और समुदायों के प्रति सद्भावना की बात कही थी, महिलाओं के लिए स्नातक तक की शिक्षा मुफ्त देने की और संसद में 33% आरक्षण की भी बात कही थी। इसमें जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात थी वह थी भारत को मानसिक गुलामी से आजाद करने की, हर भारतीय को भारत में विश्वास दृढ़ बनाए रखने की। हम फिर से दोहराते हैं, हर भारतीय की, न कि एक धर्म विशेष को भारतीय मान लेने की। बेहद अच्छी बात कही गई, मानसिक गुलामी से भारत को आजाद करने की। समय बीता, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई भी और ठहर भी गई। वर्ष 2023 की खबर है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने निर्णय लिया कि उनकी पुस्तकों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगी रोक वाला हिस्सा हटा दिया जाएगा। महात्मा गांधी जी की हिंदू मुस्लिम एकता की बात से हिंदुओं में उपजे रोष वाले हिस्सों को भी हटा दिया जाएगा। नाथूराम गोडसे के पुणे का भ्रमण होने के हिस्से सहित 2002 में हुए गुजरात दंगों वाले हिस्से को भी पुस्तकों से हटा दिया गया। साथ ही कक्षा 10 में पढ़ाए जाने वाले अध्यायों में से लोकतंत्र और विविधता पर पूरा अध्याय, लोकतंत्र की चुनौतियों पर पूरा अध्याय और राजनीतिक दलों पर लिखित एक पूर्ण पेज हटा दिया गया। और कुछ समय पश्चात CBSE बोर्ड ने NCERT के अतिरिक्त पढ़ाई जाने वाली अन्य पुस्तकों पर रोक लगा दी। आपको बताते चले कि मानसिक गुलामी से लड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हथियार शिक्षा ही कही जाती है। व्यक्ति शिक्षित हो या अशिक्षित, राजनेता हो या आम आदमी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी के लिए एक मौलिक अधिकार है। यह अधिकार धर्म, जाति, समुदाय आदि के नाम पर बंटवारा नहीं करता। वर्ष 2024 में इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि 2014 से अलग अलग राजनीतिक दलों के करीब 25 मंत्री जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दर्ज थे, उनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर उन मामलों पर रोक लग गई। कभी 2015 के पाटीदार आंदोलन का चेहरा रहे और अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक हार्दिक पटेल पर इसी मार्च में गुजरात सरकार ने राजद्रोह का मामला वापस ले लिया है और अहमदाबाद सत्र न्यायालय ने इसकी अनुमति दे दी है। कभी वर्तमान सरकार की नीतियों के खिलाफ मुखर रही शहला राशिद ने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री श्री अमित शाह की देश की स्वार्थ रहित सेवा के लिए तारीफ की। पिछले महीने की 27 फरवरी को दिल्ली की एक अदालत ने 2019 के राजद्रोह के एक मामले में शहला राशिद के खिलाफ मुकदमा वापस लेने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा दायर एक आवेदन को स्वीकार कर लिया। वर्ष 2014 से 2020 तक कुल 399 राजद्रोह के मुकदमे दर्ज किए गए। इनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पैरोकार 21 पत्रकारों पर, कृषि कानून, हाथरस सामूहिक बलात्कार मामले, कोविड-19 जैसे मुद्दों पर रिपोर्टिंग करने के लिए राजद्रोह के मामले दर्ज हुए। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम 180 देशों में से अब 159वें स्थान पर आते हैं। और इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रही भारतीय व्यावसायिक मीडिया में अब खबरें केवल वही हैं जो सरकार के मन भाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने हाल ही में स्वीकार किया कि उन्होंने भगदड़ के समाचार को सामने नहीं आने दिया। लेकिन स्टैम्पेड की घटना के बाद सभी अखाड़े तैयार थे, लेकिन मैंने 3 बजे
प्रातः उनसे अनुरोध किया कि स्नान को कुछ देर आपको स्थगित करना पड़ेगा, क्योंकि एक घटना घटित हुई है। घटना पैनिक न हो इसलिए हमने उसको हॉस्पिटल तो लोगों को पहुंचाया, उनके उपचार भी करवाए, कुछ लोगों की दुखद मौत भी हुई, लेकिन हमने इसको बहुत हाईलाइट नहीं होने दी। उनकी यह स्वीकारोक्ति स्वागत योग्य है, क्योंकि इससे व्यावसायिक मीडिया के सरकार के प्रभाव में स्वनियंत्रण में खबर ना दिखा पाने की लाचारी दिखती है। व्यावसायिक मीडिया के सत्य सामने होते हुए भी प्रश्न ना पूछ पाने की यह लाचारी 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुंभ जाने वाले यात्रियों के बीच हुई भगदड़ वाले दुखद हादसे, जिसमें 18 आम लोगों की जानें चली गईं, उसमें भी दिखी थी। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को पूरा एक दिन लगा यह मानने में कि कोई दुखद हादसा हुआ भी है। उससे पहले वे ये समझाते रहे कि सब उनके नियंत्रण में है और व्यावसायिक मीडिया ने हमेशा की तरह सवाल नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि भाजपा यह सुनिश्चित करेगी कि भारतीय नागरिकों के बोलने की आजादी के अधिकार की गारंटी हो। भाजपा सरकार गैर पक्षपातपूर्ण भारतीय अभिव्यक्ति के विकास को सुनिश्चित करेगी। सामने आई स्थिति परिस्थिति कुछ और ही कहानी कहती है। हाल ही में धर्म के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ में भगदड़ में हुई असमय मृत्यु और प्रशासनिक लापरवाही पर गिने चुने सवाल उठे। इसका जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहकर दिया। सनातन विरोधियों को नजर केवल गंदगी पर पड़ी। महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी? अब प्रश्न यहाँ ये है कि क्या पुण्य प्राप्ति की यात्रा में अपनों की लाशें लेकर लौटे आम लोगों को गिद्ध की संज्ञा दी गई या उनकी मदद करने वालों को? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जल प्रदूषण के आंकड़ों को सिरे से खारिज करके गंदगी पर प्रश्न उठाने वालों को वराह की संज्ञा दी गई। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस पशु का नाम अपने वक्तव्य में लिया है, मैं उसके उच्चारण में असमर्थ हूं, इसलिए उसके पर्यायवाची शब्द वराह का प्रयोग कर रही हूं। वराह शब्द से मेरा पहला परिचय भगवान श्री विष्णु के वराह अवतार की कथा से हुआ था। मेरा विश्वास है कि हर हिंदू इस कथा और इस वराह शब्द से अवश्य ही परिचित होगा। मुख्यमंत्री जी ने किसी भी तरह के जल प्रदूषण और गंदगी को नकार कर जल को आचमन योग्य बताया। आचमन एक धार्मिक प्रक्रिया है जिसमें मंत्रोच्चारण के साथ दाहिनी हथेली में ग्रहण किया हुआ जल पीना होता है। हालांकि मुख्यमंत्री जी स्वयं हाथों में दस्ताने और मुंह पर मास्क लगाकर कुंभ क्षेत्र में सफाई में अपना योगदान देते आए। आम लोगों की भलाई के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा करना शासन का अंग हुआ करता था। आज तस्वीर दूसरी है। 1947 में भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी तो मिली, पर गुलामी की मानसिकता से हम आजाद नहीं हो पाए। इस आजादी के लिए हमने सरकार से अपेक्षा की। जिस मानसिक गुलामी से वर्तमान सरकार द्वारा हमें आजाद किया जाना था, उसी मानसिक गुलामी को हमने उनके लिए सहर्ष स्वीकार कर लिया। स्वयं के विकास के लिए नहीं, बल्कि राजनेताओं की स्थिरता के लिए। मंगलेश डबराल जी की कविता नया डर का एक अंश कुछ यूं है कि डराने का काम भी बांट दिया गया है। समाज में भय का एक लोकतंत्र है और डर उपजाना एक नया रोजगार। कुछ बोलने, लिखने, कुछ खाने, पीने, पहनने से पहले लगता है कुछ है जो हमें घूर रहा है। सजाएं भी उतनी ही अनिश्चित हैं। जो डराता है उसकी कामयाबी इस डर को बुनियादी बनाने में है कि कब, कहाँ, कौन सा डर सामने आ जाएगा, कब, कहाँ, कौन क्या सजा सुनाएगा और सजा देने वाले का सुराग नहीं मिल पाएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी यहीं द वायर पर। नमस्कार।